हाँ जी, 12th क्लास। रिसेंटली बेटा सीबीएसई ने एक और प्रैक्टिस पेपर इशू किया है 12th क्लास के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। इसके पैटर्न वही है बेटा जो आपका मेन सीबीएसई पेपर का है। तो आज इससे हम सेक्शन ए डिस्कस करने लगे हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन। Yes, first question is shown below is the graph of a function fx whose domain is r minus open interval minus 1 to 1. डोमेन ये है। आई थिंक इसको देख के आपको फटाफट थोड़ा सा रिकॉल होगा कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं। सम पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज हिडन बिहाइंड द स्टार। स्टार के पीछे कुछ पोर्शन है बट कुछ पोर्शन आप देखो तो विजिबल भी है। और ये आपको इंडिकेटर दे रखा है, ये जो लाइट लाइन है y इक्वल टू पाई बाय 2 है, आप देख रहे हैं ये लाइन, ये y इक्वल टू पाई बाय 2 है, और जो डार्क लाइन है वो fx है। आई होप आपको ग्राफ्स याद है बेटा। चलिए मैं एक बार रिकॉल करवाती हूँ आपको वेबसाइट पर सभी नोट्स प्रोवाइडेड है बेटा, शॉर्ट कैप्सूल्स प्रोवाइडेड है। चलिए देखते हैं एक बार। यस, आप लिंक क्लिक करेंगे बेटा तो यहाँ आपकी वेबसाइट ओपन होगी। आप दिख रहे हैं क्लास 12th। अगर मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो यहाँ आपको 3 लाइंस मिलेंगी, गाइड जिन्हें कहते हैं, वहां से आप क्लास 12th ओपन कर सकते हैं। चैप्टर 2 ओपन करिए। चैप्टर 2 यहाँ आपको सिंप्लीफाइड नोट्स ओपन करना है, उसमें आपको रिजल्ट शीट्स मिल जाएंगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको आपने ओपन किया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी रिजल्ट्स की शीट है, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए साइन इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स फंक्शन, आपको नहीं याद तो यहाँ से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा अच्छे से। टेन इनवर्स फंक्शन, शेप देखिए इसकी बेटा, देन कॉसेक इनवर्स फंक्शन, then sec inverse function and then cot inverse function। अच्छे से इनकी शेप अपने माइंड में बैठा लीजिए अगर अभी तक नहीं बैठी है, और आप इनको गौर से देखकर याद कर लें, फिर रिकॉल करें तो आप पाएंगे जो हमें ग्राफ दिया हुआ है वो इनमें से, आई होप आपको दिख गया, sec inverse x है, राइट, sec inverse x है। ओके, तो आई होप आपको ग्राफ्स याद हैं, और आप इसको नहीं भी याद तो आप याद कर लीजिएगा। एक आपका ये डोमेन आपको पता है ये दो ही फंक्शंस का है बेटा, या तो सेक इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स एक्स। और राइट नाउ जो आपको शेप दी हुई है उसका कुछ पोर्शन देख के आपको बिल्कुल रिकॉल हो जाता है ये सेक इनवर्स एक्स का, राइट। तो ये जस्ट आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। सी पार्ट इज द आंसर। ओके, सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are matrices such that both P plus Q and PQ are defined. Which of the following is true about P and Q? ओके, देखिए ऑर्डर की बात होगी तो पहले हम जो दिया है उसी से बात करें। P plus Q डिफाइंड है बेटा, P plus Q डिफाइंड है, दैट मीन्स P और Q का ऑर्डर सेम होगा, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, बट सेम ऑर्डर होगा। ओके, पी क्यू भी डिफाइंड है, पी क्यू भी डिफाइंड है, प्रोडक्ट भी इन मैट्रिसेस का डिफाइंड है। तो क्या रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है बेटा, प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स m इज इक्वल टू n होना चाहिए, m इज इक्वल टू n हुआ, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई बेटा, स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई। और ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, या तो m इंटू एम कह दें या आप n इंटू एन कह दें, दोनों ही इक्वल है, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी सेम ऑर्डर की, पी एंड क्यू सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। चलिए अब देखें, पी एंड क्यू कैन बी एनी मैट्रिसेस बट ऑफ द सेम ऑर्डर, एनी मैट्रिसेस नहीं हो सकती बेटा, पी एंड क्यू मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यस, आई होप दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा। यहाँ स्पेसिफिकली आपको स्क्वायर मैट्रिसेस कहाँ है, यहाँ आपको एनी कहा था, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती थी। बेसिकली मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर ही होती है अनलेस अनटिल आपको कहा हो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है, जो यहाँ हमारा निकला है ना। तो यहाँ बी सही लगता है बिल्कुल,
चलिए बाकी ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। पी एंड क्यू मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम ऑर्डर। रॉन्ग हो गया बेटा, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ पी एंड क्यू मस्ट बी ऑफ द फॉर्म m into k into n respectively with no condition on m and n। नो ऐसा नहीं है बेटा। देखो हमने क्लियर कट देखा पी और क्यू का ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसमें अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज सेम होंगे तो डेफिनेटली ये और ये भी सेम होंगे। ओके तो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, बी ही आंसर है, बाकी सब रॉन्ग है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था बेटा, आपको कब एडिशन डिफाइंड होता है और कब प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। Determinant of A is this, determinant this. Under which of the following conditions will determinant A be equal to 0? Yes, determinant A 0 हो। Yes, ये प्रॉपर्टीज में एक बार डीपली आपसे डिस्कस किया हुआ है बेटा। देखिए डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, जब दो रोज आइडेंटिकल होती हैं, राइट, या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, या किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट सभी 0 हो जाए, राइट, यही होता है। तो अब देखें इनमें से किस कंडीशन के लिए होता है, a माइनस टू पी इजक्वल टू बी माइनस टू क्यू इजक्वल टू सी माइनस टू आर इजक्वल टू 0। ओके, इससे क्या मतलब आ गया बेटा, a 2p हो सकता है, b 2q हो सकता है, c 2r हो सकता है। दैट मीन्स इन ए बी सी की जगह 2p 2q 2r हो सकते हैं। दैट मीन्स ये फर्स्ट रो इसका मल्टीपल हो गई, मल्टीपल हो गई। दैट मीन्स जब इसका मल्टीपल हो गई तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो बिल्कुल ये हो सकती है कंडीशन। सेकंड, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। यस, ये सभी एलिमेंट 0 हो जाए, यस तब भी होगा बेटा। किसी एक रो और कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू x रेशो y रेशो z। दैट मीन्स a प्रोपोर्शनेट है x के, b प्रोपोर्शनेट है y के और c प्रोपोर्शनेट है z के। बिल्कुल हो सकता है बेटा, तब भी 0 हो सकता है। दो कोई रोज प्रोपोर्शनेट हो तब भी 0 होगी, या कॉलम्स भी प्रोपोर्शनेट हो तब भी 0 होगी। तो तीनों कंडीशंस वैलिड है बेटा। तीनों कंडीशंस के केस में दिस शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स डी इज अवर आंसर। डी इज अवर आंसर। आपको इनमें से छांटना है, राइट। 1 2 3 तो कंडीशन दी है। ये क्वेश्चन हमेशा केयरफुली पढ़िएगा बेटा, ऐसे अपने फेस नहीं किया अभी तक एग्जाम्स में, बट ऐसे क्वेश्चन आए केयरफुली फेस करिए। कॉम्पिटिशन्स में तो बहुत पूछे जाते हैं ऐसे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 3 ऑल आर ट्रू, दैट मीन्स डी इज द आंसर। अब देखिए लिटिल बिट इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन, बट स्टिल आप डायरेक्ट भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप जस्ट जो कंडीशन दी है उसको पुट करते जाइए और फिर सोचिए उसको। इफ ABC is 2, what is the value of the determinant below? Yes, determinant की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ABC का प्रोडक्ट दे रखा है 2। क्विकली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, बट प्रॉपर्टीज के बिना ही एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज एज सच आई एम श्योर सब बच्चों ने नहीं की होगी क्योंकि कोर्स में नहीं है। देखिए मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग करूं तो 2a इंटू दिस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 2a, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी बेटा 3bc माइनस दिस इंटू दिस, ओके 6ab माइनस 9b स्क्वायर, ओके एंड लास्ट वन 3b प्लस सी से मल्टीप्लाई करूंगी, 3b प्लस सी है, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट विल बी 3bc मल्टीप्लाई हो गया ये, और नाउ दिस, इसमें आपकी आएंगी 4 एलिमेंट्स, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 2ac माइनस 3bc। ओके, अब आप देख लीजिए, ओपन कर लीजिए क्विकली, या जैसे कट कर सकते हैं कट करिए। 4a स्क्वायर सी प्लस 2ac स्क्वायर माइनस 6abc, बस जो करिए क्विकली करिए बेटा। माइनस 6abc प्लस 12a स्क्वायर बी माइनस 18ab स्क्वायर। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स ये कैंसिल हो गई बेटा, 3 रह गई और इनसे 2 मल्टीप्लाई होनी है तो 6 आनी है। क्विकली निकालिए इनको भी। 12a स्क्वायर बी माइनस 18ab स्क्वायर माइनस 6abc
minus 4a square c minus 6abc and last is minus 2ac square. तो जो जो लाइक टर्म्स हैं देख लीजिए, अपोजिट है तो 4a square c minus 4a square c 2ac square minus 2ac square 12a square b, यस ये भी कैंसिल हो रही है बेटा, 18ab square, यस यहाँ चेक कर लेते हैं मे बी हमसे कोई मिस्टेक हुई है बेटा, यस माइनस माइनस प्लस प्लस, ओके, so this is also cancelled. We are left with ABC items only, or minus 6 minus 6 minus 6 minus 6, that means minus 24 ABC और ABC दिया हुआ है 2, तो ये हो गया minus 48. Minus 48, A will be the answer. Okay, A will be the answer. चलिए नेक्स्ट, आप अदरवाइज इसको प्रॉपर्टीज जो जानते हैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर सकते थे बेटा। कैलकुलेशन देखिए, इसको आप सब्ट्रैक्ट करते इसमें से या इसको करते, फिर फर्दर इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देते तो कुछ ना कुछ रिड्यूस जरूर होता। तो नहीं जानते कोई बात नहीं, उसी के लिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन f कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? जिनको प्रैक्टिस है बेटा वो आई थिंक विदाउट कैलकुलेशन फटाफट बता सकते हैं, दिस इज 1/4। Otherwise, I'm just telling you how we have find 0 पर continuous है, that means limit x tends to 0 of fx is f0 which is nothing but k, और fx हमारा है बेटा sin 2x upon 8x, right? f0 is k, 8x है, हमें सिर्फ 2x चाहिए, whenever x tends to 0 2x will also tends to 0, तो हम लिमिट चेंज कर देते हैं 2x टेंड्स टू 0 और सिर्फ 8x में से 2x रखते हैं हम इस लिमिट में, 4 कांस्टेंट है हम बाहर ले आते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट 1, 1/4 into 1 is 1/4, 1/4। और आई एम डैम श्योर कि जो बच्चों को प्रैक्टिस है वो बिना इस कैलकुलेशन के ही क्विकली बता देंगे, यस इट इज 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इसका इंटीग्रल निकालना है बेटा 1/x², और आई थिंक जब आपको ये स्पेशल फंक्शन में 1/x दे रखा है तो इसको देख के आपको पता चल गया कब क्या करना है। 1/x को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², dx will be dt, that means 1/x² dx will be -dt, तो आपने इसको चेंज किया, 1/x² into dx is -dt, सॉरी इक्वल नॉट इम्प्लाई, अपॉन ये cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर t, दिस इज माइनस sec स्क्वायर t dt, एंड sec स्क्वायर t का इंटीग्रल बेटा 10t, विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू हमने पुट कर दी तो -10 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस विल बी ओके, कांस्टेंट कुछ भी लिखा जा सकता है बेटा, -b ले लिया, यहाँ देखिए बाकी और किसी में 10 1/x नहीं है, यहाँ है तो sec 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है, यही है जो मेन फंक्शन मिल रहा है। कांस्टेंट तो c की जगह -b d कुछ भी लिखा जा सकता है, दैट मींस p इज अवर आंसर, p इज अवर आंसर। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट, इंटीग्रल में स्टार्टिंग आप फॉर्मूले से करते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन ही रिवाइज करते हैं, उसी का क्वेश्चन था बेटा। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल? इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू होगी बेटा? वैसे देखिए पहले मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में आप पूरा चेक करना चाहोगे इसको स्प्लिट करके, इसको अगर देखें हम 4x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या यही हम माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते थे, 4 माइनस एक्स, तो 0 एंड 4, 2 पर ब्रेक होता है बेटा ये 0 एंड 4, और आप बेबी कर्व मेथड से अगर रिकॉल करो ये पॉलिनोमियल है और बाहर इसके नेगेटिव है, तो राइट मोस्ट नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा, देन नेगेटिव होगा, है ना। आई मीन टू से
कि आप जो इसे ब्रेक करेंगे तो 3 पार्ट्स में ये ब्रेक होगा। एक x लेस देन इक्वल टू 0 में नेगेटिव है तो ये आ जाएगा इसका नेगेटिव, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और 0 टू 4 में पॉजिटिव है तो एस सच आएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एंड 4 टू इन्फिनिटी में फिर आपका ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, राइट। यही करते हैं। मॉडुलस का मीन्स क्या है, जहाँ पॉजिटिव है सच यूज करो, जहाँ नेगेटिव है उसका नेगेटिव करो। तो हमने वेवी कर्व से रिकॉल कर लिया बेटा कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। ओके, तो ये इजिली कन्वर्ट हो गया। अब बस हमने इस लिमिट में ध्यान रखना है, -1 to 1 सिर्फ ये चाहिए। और देखिए इनके बीच में एक तरीके से सिर्फ 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो हम 0 पर ब्रेक कर देते हैं। हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पता है, -1 to 0 एंड 0 to 1। रादर इसको भी हम मॉडुलस के बजाय वही लिख सकते हैं जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने पूरा करके नहीं दिखाना, हम क्विकली यूज कर लें। 0 से लेस में एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ओके। और 0 से 1 में 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। बस इसको क्विकली सॉल्व करिए, लिमिट पुट करिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर बाय 2, ओके। इसकी लिमिट आपने रखनी है -1 to 0, देन 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। सिंपल पॉलिनोमियल की इंटीग्रल है, 0 to 1 to 2। बस पुट कर दीजिए बेटा वैल्यू। 1/3 0 रखिए 0, माइनस माइनस 1 रखेंगे -1 आनी है बेटा ये, -2 0 माइनस माइनस 1 रखेंगे 1 आएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 -1/3 एक्स क्यूब में अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। ये आपका आ गया 1/3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1/3, तो 4 आंसर आपका हो गया बेटा 4A। E इज योर आंसर, ओके। कैलकुलेशन आपकी है, जितना मिनिमाइज में कर सकते हैं उतना क्विकली करके आंसर दे दीजिए बस, ओके। और ये भी आपको फंक्शन समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप बिल्कुल जितना मिनिमम में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं करिए बेटा। सीधा ये भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपकी कमांड है, आप कितना कैच कर चुके हैं अभी तक मॉडुलस फंक्शन को कन्वर्ट करना, ओके। बेबी कर से रफ फिगर बना के बिल्कुल इसको सीधा ये लिख सकते थे, ओके। मैं तो आपको कंप्लीट समझाऊंगी ताकि हर लेवल का बच्चा समझ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एरिया अंडर द पैराबोला गिवन बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2। यस, x स्क्वायर इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 4x स्क्वायर, डोंट गेट कंफ्यूज बेटा। ये आपका x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग इंटू वाई, उसी टाइप का पैराबोला है, दैट मीन्स ये अपवर्ड है आपका, ठीक है। और x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2 इसके बीच में, और x एक्सिस ये आपको एरिया बात की है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए, अदरवाइज अभी क्या है y इक्वल टू 4x स्क्वायर सीधा कर दिया है आपको, y dx का इंटीग्रल फ्रॉम -2 टू -1, ये आपको निकालना है, राइट। एरिया कंसेप्ट आप समझते हैं तो बिल्कुल इजी है, फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसको कैलकुलेट करिए। 4x स्क्वायर का इंटीग्रल -2 टू -1 कैलकुलेट कर दीजिए, दिस इज 4 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 -2 टू -1 दैट इज 4/3, -1 रखा -1 ही वैल्यू आएगी, क्यूब में नेगेटिव की नेगेटिव ही आएगी, -2 रखा तो ये -8 आएगी, +8 हो गई, ओके। दिस इज 28/3, तो दिस इज 9:1/3, तो क्लोजेस्ट हो गया सी के बेटे 9 स्क्वायर यूनिट्स के, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following differential equation has an order of 2 and degree of 3? order 2 that means second order derivative involve होना चाहिए, सिर्फ इसमें नहीं है बेटा बाकी सब में है। डिग्री 3 मतलब उसकी पावर भी 3 होनी चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है, राइट। बी में भी है सी में भी है।
ए में नहीं है, तो बी और सी में बाकी देखो आप पोर्शन बेटा, साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस पे तो डिग्री आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना, डिग्री डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसमें ही कर सकते हो, इसी में ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और उसकी पावर भी 3 है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दैट मींस बी इज अवर आंसर, सिंपल टू गेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, following is a differential equation, if y at 0 is 7/3, which of the following is a particular solution of the differential equation? yes, easily आपको दिख रहा है बेटा, सेपरेबल इक्वेशन है, ये सेपरेबल इक्वेशन है, हम इजिली इसको इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, y विल बी 4e3x का इंटीग्रल e3x बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और हमें पता है y एट 0 इज 7/3, तो बस इसे पुट कर दें, y 7/3 4/3 x 0 plus c, e power 0 is 1, that means c is 7/3 minus 4/3, which will be 3/3 1, तो c आपका 1 आ गया, तो y आपका आ गया बेटा 4/3 e power 3x minus प्लस 1 इनमें से आंसर आ गया सी आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, shown below is a regular hexagon whose two vertices are joined by a vector। आपको दिख रहा है बेटा, ये रेगुलर हेक्सागन मींस सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो वेक्टर्स शो किए हुए हैं इनकी साइड्स, और दो इसके वर्टिसेस ज्वाइन किए हुए हैं एक वेक्टर से, सभी साइड्स भी वेक्टर हैं और दो वर्टिसेस भी ज्वाइन किए हुए हैं इस वेक्टर जी से। ओके, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? यस, ए एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स बेटा, ए वेक्टर ये, डी वेक्टर। अब वेक्टर के इक्वल होने में हम क्या देखते हैं, एक तो उसका डायरेक्शन, एक इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, बट क्या डायरेक्शन सेम है बेटा? डी का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में और ए का इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो तो ये वेक्टर इक्वल नहीं है। सेकेंड, बी एंड ई आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर सेम वेक्टर लाइन के पैरेलल, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बी ये रहा वेक्टर बेटा और ई ये रहा, यस बिल्कुल ये पैरेलल है बेटा राधा जी के, और बेशक ई का डायरेक्शन ये हो, बी का डायरेक्शन ये हो, पैरेलल में कोलिनियर में डायरेक्शन की बात नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, यस ये ट्रू है। सी डी एंड जी आर को इनिशियल हम किनको कहते हैं बेटा? जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो वेक्टर्स। देखिए सी वेक्टर ये रहा, यस ये इसका इनिशियल पॉइंट, अब डी ये रहा और जी ये रहा, बट डी का भी और सी का भी इनिशियल पॉइंट सेम है, क्या जी का यही है बेटा? जी का डायरेक्शन ये, तो इसका इनिशियल पॉइंट तो ये काउंट होगा, राइट, ये नहीं काउंट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। तो सिर्फ स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है हमारी? सेकंड, और इन ऑप्शंस में से हमने चूज करना है बेटा ओनली 2 ओनली 3, ओके सीधा ही पता चल गया ए, ओनली 2 इज ट्रू, तो ए हमारा आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं बेटा कंपटीशन में, लेकिन आप बिल्कुल फेस करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बी केयरफुल ऑलवेज, ये तीनों स्टेटमेंट्स में से चेक करना है, जैसे हमने ये चेक कर लिया, चेक कर लीजिए और इनमें से कौन सी सही है वो देखिए, ओनली 2 ओनली 3 ओनली 1 एंड 2 ऑल 1 2 एंड 3, यहाँ पर हमारी सिर्फ सेकेंड ट्रू थी तो ए चूज हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द vertices PQ and R of triangle PQR are this and this respectively। ओके, एक ट्राइंगल दे रखा है बेटा PQR, उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें, P का -i प्लस 2j प्लस 4k और Q का 3i प्लस 6j प्लस 8k और R का 4i प्लस j प्लस k, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं इनके, दैट मीन्स OP OQ OR, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द मीडियन PS? ओके, P से मीडियन ड्रॉ किया है, मीडियन अब क्या होता है बेटा?
किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। अभी ये वेक्टर चाहिए हमें पीएस। ओके, ये और ये क्यूएस और आरआर सेम होंगे, दैट मीन्स जो एस है वो इसका मिड पॉइंट है, तो हमें मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट पहले इसका वेक्टर निकालना है इसका। अब एस का वेक्टर क्या होगा बेटा, हमें क्यू का पता है, आर का पता है, तो बस हमें मिड पॉइंट का निकालना है। इनके कोऑर्डिनेट्स ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 3 + 4 7 बाय 2, 6 + 1 7 बाय 2, 8 + 1 9 बाय 2। ये हमारे एस के कोऑर्डिनेट हो गए। और हमें पीएस बताना है तो एस माइनस पी चाहिए हमें, राइट। जो हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट ही है, ओएस है ये हमारा, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट है, ओपी है हमारा। तो बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। सब्ट्रैक्ट भी मेंटली कर दीजिए। 7/2 माइनस माइनस 1 प्लस 1, चलिए एक बार मैं लिख चुकी, पूरा ही कर लेते हैं, प्लस 7/2 माइनस 2, ठीक है, y कोऑर्डिनेट। नाउ z कोऑर्डिनेट, 9 - 2 -4। बस इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7/2 + 1 इज 9/2। देखिए 9/2 की केस में सी में, ओके, बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7/2 - 2 3/2, ओके, हाफ, बिल्कुल सी ही आंसर है बेटा, सी ही आंसर है। ओके, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली दिस दिस एंड दिस। ओके, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। इफ द पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एम। ओके, एक्स वाई जेड ये पॉइंट कोलिनियर कहे हैं बेटा। अब देखिए कोलिनियर है, इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, आपका यहाँ कहीं ओ है, ओके, ये तो ये दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर। अब ये कोलिनियर है, दैट मीन्स एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये वेक्टर सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, यही मतलब हुआ। दैट मीन्स इनके डीआर सेम होंगे, डीआर सेम होंगे, इनके डीआर की रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक्स वाई और एक्स जेड ले लेते हैं बेटा, एक्स वाई एंड एक्स जेड, बस यहीं से हम एम कैलकुलेट कर देंगे। एक्स वाई अभी हमने कैलकुलेट किया, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो y का पोजीशन वेक्टर ये है, x का पोजीशन वेक्टर ये है, माइनस करते जाएं। 4 - 1 3, ये बाय मिस्टेक जे लिखा है बेटा, क्योंकि एम जे भी है, ये आई ही होगा, अदरवाइज 4 + m लिखा होता, बट आपको आता भी है पेपर में, तो इसे 4 + m करके आप कर सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। 4 - 1 3i, m - 4j, एंड देन 15/2 - 3, दैट मीन्स ये हो गया 15 - 6 9/2 के। ओके, अब हम एक्स जेड निकाल लेते हैं। एक्स यही है हमारा, जेड ये, एक्स जेड निकालेंगे तो जेड के कोऑर्डिनेट में से एक्स के 7 - 1 6i, -4 -4 -8j, 12 - 3 9k, 9k। बस इनके डीआर सेम है तो इनकी रेशियोज सेम होंगी बेटा, ये रेशियोज आएंगी सेम, राइट। आप देख रहे हैं ये रेशियो 1/2 है, 1/2 1/2, तो बस m - 4 इज बाय -8 = 1/2, तो इसको ही आप कैलकुलेट कर दीजिए। ये आपका हो गया 2m - 8 इज -8, दैट मीन्स 2m इज 0, दैट मीन्स m इज 0, 0 आ गया बेटा ये, दैट मीन्स D इज द आंसर। ओके, एक कॉमन मिस्टेक यहाँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर सकते हैं बेटा, एक्स वाई जेड के ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, इनको डायरेक्टली रेशियोज मत देखिए, ठीक है, ये मिस्टेक मत करिएगा। पॉइंट्स हमें कहें ये कोलिनियर है तो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर्स के जो बनेंगे एक्स वाई वाई जेड, इनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं इसलिए आपको ये मेंशन किया, ओ एक्स ये, ओ वाई ये, ओ जेड इनके नहीं आएंगे आपको किसी भी हाल में सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट।
A line makes an angle of 135 degree with the positive direction of the x-axis and an angle of 300 degree with the positive direction of y-axis. Which of the following could be the angle it makes with the negative direction of z-axis? Yes, आपका क्लियर कट मेंशन है बेटा, ये कोई लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही है, पॉजिटिव वाई के साथ 300 डिग्री एंगल बना रही है, तो नेगेटिव जेड के साथ क्या बनाएगी, ये एंगल पूछा है। आपको एक रिलेशन पता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस में, आपको पॉजिटिव जेड के साथ क्या बनाएगी वो एंगल पता चल सकता है। I mean, अगर वो एंगल हम ले लेते हैं, चलिए गामा, तो हमें पता है कॉस स्क्वायर 135 डिग्री, डायरेक्शन कोसाइंस आपको रिकॉल कराऊं तो एल कॉस 135 डिग्री, एम कॉस 300 डिग्री। ठीक है, मैं चलिए एल एम एन में रिलेशन लिखूंगी। तो आपको रिलेशन पता है बेटा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। बस इसको यूज करके आप निकाल लेंगे गामा एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाएगी, ऐसी ढंग से नेगेटिव से निकल जाएगा आपका। तो cos 135 डिग्री मींस 90 प्लस 45, दैट मीन्स cos 90 प्लस अलाइड एंगल यूज कर रहे हैं आप। cos 90 प्लस 45 क्या हो गया बेटा, माइनस साइन 45, दैट मीन्स माइनस 1/√2। cos 300 हो गया 360 माइनस 60, that means fourth quadrant, that means cos 60 degree, and cos 60 degree is nothing but 1/2। ओके, ये आपका cos गामा, ये बस इसे पुट करिए बेटा, माइनस 1/√2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 प्लस एन स्क्वायर ही लिख देती हूँ मैं अभी, दिस इज 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4, दैट मीन्स एन स्क्वायर इज 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4। ओके, तो n आपका आ गया बेटा प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, सॉरी एन स्क्वायर। तो गामा आपका क्या आ जाएगा, गामा इज आइदर 60 डिग्री और यहाँ पर एक्यूट एंगल है बेटा, देखिए बी, ये आपका हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज 180 माइनस 60 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ 60 डिग्री बोला हुआ बिल्कुल, दैट कैन बी काउंटेड, बी इज अवर आंसर। ओके, yes, 15. PQ is perpendicular to QR. The position vector of PQ and R are respectively this. What is the value of Y? Okay. PQ perpendicular दे रखा है QR के बेटा. That means इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, राइट? बस वहीं से हम y कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। अभी हमने PQ को कैलकुलेट करने का देखा तरीका, मैं एक बार फिर प्रॉपरली रिकॉल करवा देती हूँ। PQ वेक्टर आपने अगर निकालना है तो इसका टर्मिनल Q है, इनिशियल P है, तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओके, ये P का पोजीशन वेक्टर है मतलब OP, ये Q का पोजीशन वेक्टर है मतलब OQ, ये R का पोजीशन है मतलब OR। हमें पहले PQ चाहिए, तो PQ हमारा हो जाएगा बेटा दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, मेंटली माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 4 I, Y माइनस 7 J एंड 1 माइनस माइनस 1 दैट मीन्स 2K। ये हो गया PQ। इसका डॉट प्रोडक्ट QR के साथ, तो R का पोजीशन वेक्टर ये और Q का पोजीशन वेक्टर ये, दिस सब्ट्रैक्शन करनी है, -2 -5 मतलब -7I, 9 माइनस y that means k, 4 minus 1 that means 3k, this should be 0। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कंपोनेंट वाइज करते हैं, 1 इंटू -7, 9 माइनस y इंटू y माइनस 7, 2 इंटू 3 6, दिस शुड बी 0। इसको सिंप्लीफाई कर दें बेटा, ये तो आ गया हमारा -1 -7 + 6 करके, इनको ओपन करेंगे 9y
-63 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7y। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी। दिस विल बी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y minus 64 is equal to 0. We can write it as y square minus 16y plus 64 is equal to 0. Okay. हमारा सम एंड डिफरेंस -16 आना चाहिए और प्रोडक्ट्स पॉजिटिव आना चाहिए, तो दैट मीन्स दोनों सेम साइन होंगे बेटा। वी कैन टेक इट एज वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 64 अदर y माइनस 8 होल स्क्वायर। तो हमारा ये y की वैल्यू आ गई y minus 8 whole square, 8 D would be the answer. Okay, I hope it is clear. Next, a linear programming problem along with its constraint is given below. Minimize z is equal to 3x plus 2y subject to the constraint x less than equal to 4, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Which of the following is true about the above linear programming problem? It has no solution, it has a unique solution, two distinct solution and infinitely many solution. Okay, simple constraints हैं बेटा। अगर quickly आप इसका graph draw कर लो, x less than equal to 4, that means इस direction में, x greater than equal to 0, that means इस डायरेक्शन में, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। तो आपका जो फिजिबल रीजन आएगा वो ये आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये सारा फिजिबल रीजन है। अब इस फिजिबल रीजन के हम कुछ वर्टिसेस जो पढ़ सकते हैं, वो तो एक ये पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा ये पॉइंट है 40। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करना है। इसको चलिए हमने a कह दिया, इसको हमने b कह दिया। a पर वैल्यू निकाली 0 0 ये तो 0 ही आएगी। b पर हमने वैल्यू निकाली 4 0 है 12 आएगी। तो इनमें से मिनिमम 0 है। ये मिनिमम तो दिख रहा है बेटा, बट ये फिजिबल रीजन क्या है, ये अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड ऊपर तक जाएगा ये आपका और इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो z फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस देन दिस मिनिमम वैल्यू काउंट करते हैं। इसकी इनइक्वालिटी को आप ड्रॉ करते हैं। इसको अगर ड्रॉ करेंगे ये आएगा राइट, ये आपकी ड्रॉ होगी लाइन। और इसकी शेडिंग अगर आप करेंगे बेटा, इसको हम 1 0 अगर पुट कर दें तो वो सेटिस्फाई नहीं होता, दैट मीन्स इसकी शेडिंग इधर आएगी। ठीक है, इसकी शेडिंग इधर आएगी और डॉटेड लाइन है। तो फिजिबल रीजन और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस ये बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन बी आंसर आ गया। ओके, और अगर ये कॉमन आता आपका, ये पोर्शन इधर कहीं कुछ कॉमन होता तो नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक बार आपको अनबाउंडेड रीजन का कंडीशंस रिकॉल कराने के लिए, m and n are two events such that probability m given n is 0.3, probability m is 0.2, probability n is 0.4. ये 3 probabilities दी हुई हैं। Which of the following is the value of probability m intersection n naught? Okay, आपको याद है बेटा, ये हम 11 से ही करते आ रहे हैं। ये ना क्या है डिफरेंस, m intersection n naught means m minus n, m minus n। इसकी प्रोबेबिलिटी हम जब निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी m माइनस प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन n। अब ये भी हमें नहीं पता प्रोबेबिलिटी, बट जो पता है हम उनसे बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। देखिए प्रोबेबिलिटी m गिवन n क्या होता है, प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन n डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी n। ओके, तो बस यहीं से हम प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी m गिवन n इनटू प्रोबेबिलिटी n। ओके, प्रोबेबिलिटी m गिवन n इज 0.3, प्रोबेबिलिटी n इज 0.4, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.12। ओके, यहाँ डेसिमल को बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, ये गलती करते हैं बहुत से बच्चे। प्रोबेबिलिटी m इज 0.2, अब ये कैलकुलेट करें तो 0.2 माइनस 0.12, तो ये हमारा हो गया बेटा 0.08। ओके, 0.08, दैट मीन्स डी इज द। ओके, क्वेश्चन सिंपल है बट रिजल्ट्स याद रहने चाहिए बेटा।
सबसे पहले ये कि m इंटरसेक्शन n नॉट मीन्स m माइनस n, अदरवाइज नहीं भी है तो इसको डायरेक्टली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और m गिवन n कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की निकालने का फॉर्मूला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The constraints of a linear programming problem along with their graph is shown below. X plus 2y greater than equal to 3. Okay, graph ये incomplete है बेटा, shading नहीं है, but we can anytime shade it. X greater than equal to 10, y greater than equal to 0. That means ये तो y greater than equal to ये हो गया, x greater than equal to 10 मतलब इस डायरेक्शन में हो गया, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 बनी हुई है बट शेडिंग नहीं की, तो इसमें 0 0 पुट कर लें तो वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसकी शेडिंग भी अपर है। तो फिजिबल रीजन हम कह सकते हैं बेटा ये वाला पोर्शन आएगा, राइट। फिजिबल रीजन ये वाला पोर्शन आएगा आपका। अब अनबाउंडेड रीजन है ये। अनबाउंडेड रीजन में भी क्या करते हैं हम, अभी हमने बाई चांस चलिए अनबाउंडेड के ही दोनों क्वेश्चन दिए, अच्छे रहा बेटा अनबाउंडेड का, क्योंकि बुक में क्वेश्चन कम है, आपका रिकॉल हो जाता है एक बार। 10 0 एक पॉइंट आ गया आपके पास ए, ठीक है। अब हम करते क्या है, 10 0 पर हम उसकी वैल्यू तो चेक करें, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता हो हमें। यहाँ पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द अबव सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इनमें से किस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए सॉल्यूशन होगा। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। देखो नो डाउट बेटा, प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने एक पिछली बार भी इशू किया था, वो भी थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से अप था और ये भी नॉर्मल लेवल से अप है, बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार करना जरूर चाहिए, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है इसको देख के। आप अपनी नॉर्मल तैयारी रखिए, अपने सिलेबस पूरा किया हुआ आपने, सैंपल पेपर किया, आपकी प्रैक्टिस खुद किया है, तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। ओके, ये आपका पॉइंट जब आ जाता है तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अनबाउंडेड रीजन है, वैल्यू इस पर रखें हमारी, इस पर ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे वैल्यू रखें, 10 आएगी, तो हम x प्लस वाई लेस देन 10, अभी हमने किया ना अनबाउंडेड के लिए, x प्लस वाई लेस देन 10, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो हमारी लाइन इस टाइप की ड्रॉ होगी बेटा। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरफ शेडिंग आएगी, दैट मीन्स हमारा जो विजिबल रीजन है उससे इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और आपका देखिए वन ऑफ द आंसर है, तो आप बिल्कुल यहीं से आप कह सकते हो ए, अदरवाइज बिल्कुल बाकी से भी चेक करना चाहो आप कर सकते हो। 0.5 x प्लस वाई आप पुट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आती है बेटा, इस पर पुट करोगे तो 5 करके देखोगे तो x प्लस वाई लेस देन 5, नहीं सॉरी x बाय 2, राइट, x बाय 2 होगा, यहाँ तो 0.5x है, तो इसकी लाइन ये आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इसकी भी शेडिंग वैलिड है बेटा, ये भी कोई कॉमन नहीं है पॉइंट, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसका भी, तो ये भी आंसर बनता है, राइट। ओके, तो यहाँ थोड़ी सी ऑप्शन रॉन्ग हो गई बेटा, कोई बात नहीं, आपको बार बार पहले भी कहती हूँ कि कभी आपके ऐसा हो भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही रॉन्ग हो तो बिल्कुल बेनिफिट बच्चों को दिया जाता है, यहाँ तो दोनों के लिए ऑप्शन हो गया। ओके, बाकी मैक्सिमाइज है। चलिए एक बार मेथड हम रिकॉल कर रहे हैं, x प्लस वाई में हम पुट करते हैं तो 10 वैल्यू आती है। ओके, x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, ये आपका मैक्सिमाइज अब यहाँ पर नहीं होगा बेटा, देखिए जब इसकी शेडिंग करेंगे तो इसमें कॉमन आ रहा है विजिबल रीजन ये, और ये शेडिंग भी आ रही है इसकी इस साइड, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 2x प्लस वाई पर पुट करेंगे तो 20, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 20, इसकी भी आप शेडिंग ड्रॉ करें तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 ये आएगा, और इसकी शेडिंग आपकी अपसाइड आएगी, 0 0 सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये भी आपको क्लियर कट दिख रहा है सॉल्यूशन नहीं है, बट बी का भी सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बेटा, x बाई 2 प्लस वाई है, 10 पुट किया हमने, बिल्कुल 5 ही वैल्यू आएगी इसकी, 5 वैल्यू आई, x बाई 2 प्लस वाई को लेस देन 5 किया हमने, इसको जब ड्रॉ किया x 0 रखा तो y 5 और y 0 रखा तो x 10, लाइन बिल्कुल ठीक है। और इसकी जब आप शेडिंग करेंगे
तो इसमें भी बिल्कुल कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसकी शेडिंग भी बिल्कुल नीचे आ रही है, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा। आपका क्लियर कट ये डॉटेड लाइन है, मतलब ये पॉइंट इसमें सॉल्यूशन में नहीं है, तो ये तो रादर ए बी दोनों ही इसके सॉल्यूशन हो गए बेटा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग रॉन्ग है। चलिए एनीवे, लेकिन मेथड एक बार अच्छा लगा मुझे, अनबाउंडेड रीजन वाला मेथड आपका रिकॉल हो गया। आई होप आपको भी क्लियर है। हम सिंपली क्या करते हैं बेटा, वैल्यूज पुट करते हैं, जो पॉइंट पर वैल्यू आती है उससे ये इनइक्वालिटी क्रिएट करके शेड करते हैं। अगर कॉमन रीजन से उसका कुछ आता है, इस सॉल्यूशन रीजन का कुछ कॉमन फिजिबल रीजन से, तो नहीं है सॉल्यूशन, अदरवाइज है। ओके, इस कंसेप्ट को एक बार थॉरली जरूर रिवाइज कर लीजिएगा बेटे। अनबाउंडेड रीजन बिल्कुल इस बार कोर्स में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। shown below is the graph of the function f from r minus 0 to r defined by fx is equal to 9 minus x square upon 9x minus x cube। ग्राफ ये इस फंक्शन का शो किया हुआ है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव फंक्शन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड assertion, assertion रीजनिंग क्वेश्चन आने हैं बेटा, दो आपको पता है ये assertion रीजनिंग ये है, एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर। Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statements A and R। आपको पता है assertion reasoning में ऑप्शन क्या होनी है, दोनों देखिए, दोनों करेक्ट हैं या कोई फॉल्स है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब ए चूज करिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी केयरफुल, यहाँ ए बी सी डी भी कैपिटल में लिखा बेटा, तो बी चूज करिए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी चूज करिए। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। चलिए ये आपको अलग दे दिया, देखिए सीबीएसई में। मैं अदरवाइज आपको पता है assertion रीजनिंग में ये पॉइंट भी इंक्लूड कर रही थी, हमेशा मैं फिफ्थ पॉइंट इंक्लूड कर रही थी इसे, जो कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है बेटा। एनीवे अभी यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर फॉल्स भी है। चलिए तो स्टेटमेंट देखें, द फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन जो ग्राफ से दिया है ये ऑन टू नहीं है। देखिए ग्राफ से दिया है तो हम सब कुछ ग्राफ से इजीली चेक कर सकते हैं बेटा, हम ग्राफ से ही चेक करेंगे। देखिए फंक्शन एफ ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्या होता है, जब डोमेन के हर पॉइंट, सॉरी को डोमेन के हर पॉइंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज हो। दैट मीन्स आप y से कोई भी पॉइंट देखो, आप देखो उसके हर पॉइंट के लिए प्री इमेज है या नहीं है। आपके को डोमेन में आर है बेटा, सारी वैल्यूज आ रही हैं, आपके सभी वैल्यूज के लिए प्री इमेज है या नहीं। आप y यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाओ, उसके लिए प्री इमेज है या नहीं। और आई थिंक आप अगर ग्राफ समझते हो अच्छे से बेटा, तो सीधा देखते ही आपको पॉइंट मिल जाता है 0। 0 को डोमेन में है, आर पूरा है ना, तो आर में 0 भी इंक्लूड है। 0 की देखो कोई प्री इमेज नहीं है। 0 के लिए 0 y पर आप लेते हो, उसके लिए x की कोई वैल्यू नहीं है। ये आपका ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये आपका ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। 0 पर डिफाइन नहीं आएगी कोई भी प्री इमेज आपकी, तो ये नॉट एंड ऑन टू है, बिल्कुल ट्रू है। 0 एक ऐसा पॉइंट है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं है। ओके, नाउ रीजन 3 बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन ऑफ एफ 3 है कोडोमेन में, हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ एफ। 3 पर कोई प्री इमेज नहीं है। 3 देखिए, 3 ये रहा, 3 पर प्री इमेज तो है। ये पर्टिकुलर आप इसको इसी ढंग से ड्रॉ कर देंगे, ये जो x की वैल्यू आएगी पॉइंट समथिंग वो है, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ओके, ग्राफ से ही पता चल गया। कभी भी क्वेश्चंस देख के वो ये क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी घबराइए मत, कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको जरूर होगी एमसीक्यू में, कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग की, जैसे यहाँ फिगर की है, ठीक है। फिगर से आपको पता चलता था यस जी को डोमेन में 0 पॉइंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स ऑन टू नहीं है, assertion ठीक है। अब जो रीजन में कहा है कि 3 को डोमेन में ऐसा पॉइंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, जबकि प्री इमेज तो है उसकी, डिफाइंड हो रहा है, ग्राफ में ड्रॉ है वो पॉइंट जिसकी y वैल्यू 3 है ना, उसके लिए x भी है कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो रीजन फॉल्स हो गया, assertion ट्रू हो गया, दैट मीन्स सी आंसर हो गया बेटा। assertion ट्रू, रीजन फॉल्स, सी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड assertion, वही है स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ रहे बेटा। assertion रीजनिंग क्वेश्चन हमें पता है, 2 क्वेश्चन assertion रीजनिंग आने हैं। assertion क्या है यहाँ पर वो पढ़ते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 6
into cos x is differentiable in r minus 6. Yes, very good constructed question बेटा. आपको पता है एक हम स्टेटमेंट करते हैं every differentiable function is continuous but not every continuous function is differentiable. मॉडुलस एक्स माइनस ए वहाँ हम स्पेशली एग्जांपल लेते हैं मॉडुलस एक्स माइनस ए जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होता एक्स इज इक्वल टू ए पर. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होता बट कंटिन्यूस होता है ये थ्रू आउट. ठीक है, और अगर हमें ये स्पेशली आपको एग्जांपल कराए हुए थे बेटा, अगर सिंपली एक पॉइंट पे पूछते हैं मॉडुलस एक्स दे दो, दो पॉइंट पे पूछते हैं तो इसको मॉडुलस एक्स माइनस वन भी ऐड कर दो, इस फंक्शन को कह दो ये 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको थ्योरी करते हुए भी बार बार बताया हुआ है. तो वहीं से आप रिकॉल करो कॉस एक्स डिफरेंशिएबल होता है बेटा. मॉडुलस एक्स माइनस 6 डिफरेंशिएबल कब है? जब 6 इंक्लूडेड नहीं है. आर माइनस 6 दे रखा है बेटा, आर माइनस 6 पर डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा ये, है ना. बाकी सब पर तो है, ये 6 पर नहीं है और आर में से 6 माइनस किया हुआ है, उसी पे बोला है डिफरेंशिएबल. तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई. कुछ इसको कैलकुलेशन नहीं आपने एज सच करके देखनी, आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपको पता चल गया. ये एग्जाम्पल आपको बहुत बार बार कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम्पल. ओके, मॉडुलस एक्स माइनस ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो मॉडुलस एक्स माइनस 6 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि cos x थॉरली डिफरेंशिएबल है. तो एटली ये जो हमारा प्रोडक्ट बना इनका, ये r माइनस 6 पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये सिर्फ 6 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी तो है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई. अब रीजन, इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट c then it is also differentiable at that point. Yes, ये अभी बात की बेटा हमने, मैंने वो आपको स्टेटमेंट रिकॉल करवाई. every differentiable function is continuous but not every continuous function is differentiable. उसी के रिवर्स में ये एग्जांपल देते हैं बेटा. ओके, तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है सी पर तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा. ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. हर फंक्शन ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल भी हो, जो आपके सामने एग्जांपल है. मॉडुलस एक्स माइनस ए पर कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जैसे ये एग्जांपल. ओके, तो बाय चांस ये भी क्या हुआ बेटा, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, दैट मींस सी इज अवर आंसर. बट क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम किए हुए हैं बेटा, आपकी लर्निंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार गो थ्रू जरूर करिए. बट यस, ये करते हुए घबरा मत जाइए. सीबीएसई आपने उसी हिम्मत से फेस करना है, आपकी पूरे साल की प्रैक्टिस बोलेगी जो आपने किया हुआ है. ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे.